इस सत्र के हमारे मॉडरेटर प्रणय कुमार जी शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ स्तंभकार हैं, लेखक हैं, कॉरपोरेट जगत में शिक्षा प्रशासक के नाते कार्यरत हैं। देश के प्रख्यात समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपका नियमित लेखन है। लेखन सामाजिक, साहित्यिक और सामाजिक विमर्श में राष्ट्रीय स्तर पर आपका सहभाग रहता है। डीडी न्यूज़, लोकसभा चैनल, इंडिया अहेड, जी न्यूज़ नेटवर्क आदि में विभिन्न परिचर्चाओं में विशेषज्ञ के रूप में आपका सहभाग रहता है। हमारा सौभाग्य है कि आप सोशल मीडिया कन्वेंशन में हमारे बीच में मॉडरेटर के नाते पधारे हैं। और हमारे बीच में हैं श्रीमान कपिल जी मिश्रा। कपिल जी मिश्रा एक भारतीय राजनीतिक हैं, युवाओं के बीच में सुपरिचित नाम है। आप भारत की राजधानी दिल्ली के पूर्व विधायक रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में एमए होने के नाते आप सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में इस सत्र का सूत्रधार, इस सत्र का जो विषय है डिसइंटीग्रेटिंग इंडिया, द गोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेररिज्म, इस बात को हमारे बीच में रखने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमान निखिल जी व्यास। निखिल जी व्यास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पाली जिले के संयोजक एवं जिला सह प्रमुख की जिम्मेदारी रही है। माफ करें, थोड़ा वो सत्र बदल के कारण। श्रीमान विवेक जी श्रीमाली, आप अधिवक्ता हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के मध्य एक सुपरिचित नाम है। आपसे आग्रह है कि इस सत्र में सूत्र के रूप में जो 4-5 प्रकार के आतंकवाद हैं, जिस प्रकार से हैं, उन सबको हमारे बीच में सूत्र रूप में रखें। इस शानदार आयोजन के आयोजकों को बधाई देते हुए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन कार्यक्रम में जहां शुरुआत से जो तय हुआ था उसमें था कि तीसरा सेशन शायद पंकज जी भाई साहब का होगा, पर आपकी व्यस्तताओं को देखते हुए शायद उस सेशन को प्रीपोन कर दिया गया है और मुझे एक ऐसे विषय पे बोलने के लिए कह दिया गया है जिसके लिए मुझे तैयारी करने के लिए नहीं कहा गया था। बट फिर भी बहरहाल जब आप वकील के हाथ में माइक थमा देते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि 5 मिनट का फिलर आराम से दिया जा सकता है, उसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। पंकज जी मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे कपिल मिश्रा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं और हम सभी उन्हें टीवी डिबेट्स में हमारी विचारधारा को एक सशक्त रूप से हर तरह के टीवी चैनल, चाहे इंग्लिश मीडिया हो, चाहे हमारा हिंदी मीडिया हो या और भी कोई भाषाई मीडिया हो, प्रांतीय मीडिया हो, सभी कार्यक्रमों में हमारे इकोसिस्टम को स्ट्रांगली डिफेंड करते हुए हम भाई साहब को अक्सर देख पाते हैं। और अभी भाई साहब गुजरात के चुनावों से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आपके लिए विशेष तौर से आभारी हैं। आपकी सक्रियता, और मुझे कभी बताया गया था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के जो गुजरात में कार्यक्रम हो रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं भीड़ मिश्रा साहब को सुनने के लिए गुजरात में उमड़ रही है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके पाथे का हम सभी को लाभ मिलेगा। आपका विषय आज ये रहेगा भाई साहब, डिसइंटीग्रेटिंग इंडिया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने हम सभी को एक गोल दिया था कि 2020 में हम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। उस गोल को हम पूरा नहीं अचीव कर पाए। यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंडेक्सेस होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंडेक्सेस होते हैं, उन सारी पैरामीटर्स पे हम भली मैच नहीं कर पाए। लेकिन एक बात से इस सभागार में उपस्थित सभी लोग सहमत होंगे कि हम उस दिशा में आगे जरूर जा रहे हैं और हम सभी एक ऑप्टिमिज्म के साथ ये बात कह सकते हैं कि जो गोल हमें दिया गया था 2020 का, वो गोल 2025, 2030, 2035 तक हम प्राप्त अवश्य कर लेंगे। अब जब आप इस तरह के एक इकोसिस्टम में काम करते हैं कि एक देश जो 1947 में आज़ाद हुआ, जिस देश में कुछ संवैधानिक मूल्य थे, जिस देश में कुछ आकांक्षाएं थी और जिस देश में सदाशयता का एक भाव था, वो देश 1947 से लेकर 2022 में कहां पर आ गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं हमारा पड़ोसी देश, जो कि जिसके निर्माण में एक विकृत मानसिकता थी, जिसके निर्माण में एक नेगेटिविटी की भावना थी,
वो देश 1947 से लेकर आज कहां तक पहुंच गया, मुझे उस देश का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों में हम अगर उस देश का नाम भी लें, आप सब जानते हैं उन देशों को जो 1947 में आज़ाद हुए, एक मानसिकता को लेकर अखंड भारत को विखंडित किया गया और उस देश का एक एजेंडा चला उस देश के राष्ट्रपति जियाउल हक के दौरान से कि आप इंडिया को कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकते। तो आपके पास एक अगला एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो उस वक्त दिया गया, क्योंकि CIA के बड़े पोस्टर बॉय हुआ करते थे तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक, तो उन्होंने एक नई विचारधारा दी। हम सब लोगों में अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स के अगर कोई जानकार हैं तो वो अवश्य इस बात को समझेंगे दैट थ्योरी ऑफ जियाउल हक वाज टू ब्लीड इंडिया विद 1000 वुंड्स, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 वुंड्स एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही वाज सक्सेसफुल। भारत जब एक प्रगति के रास्ते पर चल चुका था 1970 के दशक में, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई थी, उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन आई, पहले हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुए, फिर हम दूध के मामले में आत्मनिर्भर हुए, फिर कई चीज़ों के बारे में जब हमने प्रोडक्शन करने शुरू कर दिए हमारे यहाँ पे चीज़ों के, तो भारत एक प्रगति की राह पर बिल्कुल लड़खड़ाता ही सही लेकिन चल रहा था। और 1980 के दौर के आते आते राष्ट्रपति जियाउल हक, जिसके पीछे की CIA का बहुत ही जबरदस्त बैकिंग थी, वो अपने ऑपरेशन में बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। टू वुंड इंडिया विद 1000 वुंड्स, टू कट इंडिया विद 1000 वुंड्स। और एक नई अवधारणा हुई, असम में उग्रवाद हुआ, पंजाब में जो कि भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, जिस प्रांत को कहा जाता था कि ये भारत का एक बेसिकली बोल जहां से हम आप अपना फूड ग्रेन्स वहां पे लेंगे, उस राज्य को टेररिज्म की भट्टी में ऐसा झोंक दिया गया कि आज भी कहने को पंजाब में शांति है, कहने को पंजाब में समृद्धि है। अगर हम फिल्मी गानों की बात करें, बड़ा अच्छा लगता है, पंजाब है, भांगड़ा है, लेकिन आज भी हम देखेंगे, आज भी हम पाएंगे। और मैं भाई साहब से आग्रह भी करूंगा इस विषय पर भी थोड़ा सा आप हमें अपना पाथे दें कि 1984 के टेररिज्म के बाद जब हमने हमारे देश के एक प्रधानमंत्री को खोया, आज तक भी वो राज्य अपनी जो वास्तविक क्षमताएं थी उसको नहीं पा पाया। आज भी वो राज्य लड़खड़ा कर चल रहा है। आज भी उस राज्य में, ठीक है, कहने को गोली नहीं चलती वहां पे, लेकिन जिस राज्य में अगर ऐसा हो कि जिस राज्य में ये बात हो कि जो उस राज्य से सबसे ज्यादा व्यक्ति फौज में जाएं, जिस राज्य में सबसे ज्यादा व्यक्ति कृषक हों, उस राज्य को हम एक नशे की गर्त में डालकर उसको खत्म कर दें उस राज्य को, तो ये भी अपना आपका एक टेररिज्म है। तो ऐसे कई व्यापक बिंदु हैं जिनके ऊपर हम पढ़ते हैं, जिनके ऊपर हम विचार करते हैं, और इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आज हम सब मार्गदर्शन लेंगे श्री मिश्रा साहब से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी श्रीमालिका। अभी कपिल जी मिश्रा अपनी बातचीत प्रारंभ करें, उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कपिल जी मिश्रा के स्वागत के लिए, साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए श्रीमान मांगू सिंह जी से। इसके बाद माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे कार्यक्रम के सह संयोजक सोहन जी चौधरी। मैं आग्रह करूंगा कपिल जी मिश्रा से राज्य प्रायोजित आतंकवाद, गैर राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद या विचारधारा उन्मुक्त आतंकवाद, जिस प्रकार के आतंकवाद देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उन पे हम सबको अपना पाथेय प्रदान करें। बहुत आभार, थैंक यू। भारत माता की। अभी तो लंच ब्रेक तो नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को अभी नींद आ रही हो। थोड़ा भारत माँ का जयकार ऐसा लगे कि सूर्य की नगरी में बैठे हुए सूर्य के पुत्र और पुत्रियों के मुंह से माँ भारती का जयकार निकल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर्वप्रथम मैं आभारी हूं विश्व संवाद केंद्र का
कि जोधपुर की इस सूर्य नगरी में सोशल मीडिया कन्वेंशन के इस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया। ऐसा अद्भुत विषय आपने चर्चा के लिए चुना और मैं आभारी हूं, सौभाग्यशाली हूं कि मुझको आपने इस लायक समझा कि मुझे यहां पे बुलाया। नमन आप सभी आयोजक गणों को, विश्व संवाद केंद्र को। मंच पर मेरे साथ जाने माने लेखक, विचारकार प्रणय जी बैठे हुए हैं। बहुत लंबे समय से उनको पढ़ता रहा हूं, जानता रहा हूं और सौभाग्य है कि आज के सत्र को वो मॉडरेट करेंगे। यहाँ सामने उपस्थित जोधपुर के युवा, विचारों से युवा, ऊर्जा से भरपूर आप सभी लोग, नमन आप सभी को। और अभी जब वकील साहब इस पूरे विषय को बता रहे थे, इसकी भूमिका रख रहे थे, उसी भूमिका के दौरान कितने विचार हम सबके दिमाग में आके गए और कितने घटनाएं हमारी आंखों के सामने ऐसे घूम गईं जो अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले हम सब ने देखी है। भारत के टुकड़े, ये ख्वाब पाल के, और ये आज का कोई सपना नहीं है कि इस देश के टुकड़े किए जाएं। इस देश के टुकड़े करने का सपना ये कम से कम 1500 साल पुराना उसकी नींव है, उसका बीज है। और आतंकवाद के, जिहाद के, दहशत के जितने भी स्वरूपों के बारे में अभी भाई साहब ने बिल्कुल 1 मिनट में इतने सारे स्वरूपों को गिना दिया, वो सभी खाली उसका छोटा छोटा टूल है। लेकिन असली ये जो आतंकवाद है भारत को तोड़ने का और इसका जो युद्ध का मैदान है वो हमारे मस्तिष्कों में है। ये बौद्धिक लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई है कि किस प्रकार के लोग इस पुण्य भूमि में रहेंगे, शासन करेंगे, संचालन करेंगे, व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे, और किस प्रकार के लोग उन व्यवस्थाओं को तोड़ने का, बांटने का, बदलने का ख्वाब पाले घूम रहे हैं। तो एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए यहां पे देना चाहता हूं जो कि हमारे आसपास की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर में एक ईमानदार, मेहनती काम करने वाला टेलर, दर्जी कन्हैया लाल, वो अपनी दुकान में बिना किसी शंका के, आशंका के अपने काम में लगा हुआ था। और कन्हैया लाल जी के साथ उनकी दुकान में किस प्रकार का विभत्स हत्याकांड हुआ वो हमने, आपने सबने देखा है, देखा हमने। कन्हैया लाल जी का ये पूरा जो घटनाक्रम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए, क्योंकि खाली कन्हैया लाल जी के यहां कोई आया और उनकी हत्या कर दी, ऐसा नहीं हुआ। हत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया गया जिसमें यह रिकॉर्ड किया गया कि हम इस व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे हैं। फिर जब कन्हैया लाल जी के ऊपर हमला किया गया उसको भी कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया, और कन्हैया लाल जी की मृत्यु के पश्चात भी मारने वाले दोनों आतंकवादियों ने उसके बाद भी एक वीडियो बनाया। मारने से पहले वीडियो बनाया, मारने के दौरान वीडियो बनाया, और मारने के बाद भी वीडियो बना के पब्लिक में जारी किया वो वीडियो। तो एजेंडा क्या था? एजेंडा क्या था कि एक को मारो और 1 करोड़ में इसका भय फैला दो, आतंक फैला दो, दहशत फैला दो। भाई अपने भाई को व्हाट्सएप पे कुछ लिखने से रोक दे, मां अपने बेटे को बोले कि फेसबुक पे मत लिख, इतना मत बोल धर्म के बारे में, देश के बारे में। ऐसे बहनें अपने भाइयों का हाथ थाम ले कि तुझे क्या पड़ी है। यह एजेंडा था। दहशत, भय कहां पे होगी? यह दहशत दिमागों में, लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाए। उमेश कोल्हे जी का अमरावती में, महाराष्ट्र में, किशन जी का गुजरात में, प्रवीण नेट्टारू जी बेंगलोर में। ये बड़ा गहरा विषय है, लेकिन मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ये तो अभी पिछले 2-3 महीने के ही उदाहरण है। अब इस माहौल में, इस वातावरण में जहां पे हम एक एक करके युवाओं को खो रहे हैं, वहां पर देश की सर्वोच्च अदालत में एक पेटिशन दायर होती है। इस देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर होती है, और याचिका
यह दायर होती है कि भारत में मुसलमानों का जीवन खतरे में है, उनको बहुत डराया जा रहा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप करे। मरा कौन? कन्हैयालाल जी, उमेश कोले जी, किशन जारवाड़ जी, प्रवीण नेट्टारू जी, श्रद्धा, अंकित शर्मा, ध्रुव त्यागी, दिलबर नेगी। और याचिका किसकी रक्षा के लिए दायर हुई? और कमाल देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार भी कर ली और उसी दिन नोटिस भी जारी कर दिया। यहां पर अजित भारती जी बैठे हैं, मैं नमन करता हूं अजित भारती जैसे व्यक्तित्व को। शायद भारत की न्यायपालिका के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज में सत्यों और तथ्यों को सामने रखने का जो काम अजित भारती कर रहे हैं, अभी इस देश में कोई नहीं कर रहा। और जब ये जेल जाएंगे तो इनकी मालिश भी नहीं होगी। तुम्हें फिजियोथेरेपी नहीं मिलने वाली जेल में। मैं ऐसी कोई कामना नहीं कर रहा कि आप जेल जाओ, लेकिन जो आप लड़ाई कर रहे हो, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन निश्चित हैं आपके। लेकिन आप ये सोचो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय देश की वास्तविकता से ठीक उलट एक विषय पे चर्चा शुरू कर दे। यह है बौद्धिक आतंकवाद। आप मरोगे और आप ये कह भी नहीं पाओगे कि आप मर रहे हो। एक आतंकवाद तो वो होता था जो औरंगजेब, बाबर, ये सब आक्रमणकारी आते थे, आया, मारा, लूटा, गए, कुछ रुक गए, कुछ चले गए, और इनमें से किसी से पूरे 1500 वर्षों के इतिहास में एक दिन भी भारत इनसे पराजित नहीं हुआ। एक दिन भी। हम पराजित कहां हुए? जब इनके जाने के बाद, अंग्रेजों के भी जाने के बाद हमें हमारा इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास की किताब में पढ़ाया गया कि हम पराजित हो गए। कौन जीता कौन हारा, ये हमारे अपने लोगों ने झूठ बताना शुरू कर दिया। वहां पर पराजित, हम युद्ध के मैदानों में पराजित नहीं हुए, हम इतिहास की किताबों में पराजित हुए। क्यों? जिससे कि हमारे मन में यह बैठ जाए कि हम तो पराजित हुए, हमें तो कोई भी आया, बाहर से आया, हरा के चला गया। आगरा से लेके महरौली तक इतने किलोमीटर में जिनका दुकानदारी चलती थी, उनको भारत का राजा बता दिया गया। वहां से ये मानसिक और बौद्धिक आतंकवाद की शुरुआत हुई है। वहां से हमारे दिमाग में दो झूठ, जो मैं अपने हर मंच पे कहता हूं कि हमको अपने मन में बैठा लेने चाहिए कि ये दो चीजें झूठ है। पहला झूठ कि भारत 1000 साल गुलाम रहा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हुआ। भारत एक दिन भी गुलाम नहीं रहा किसी का। कोई भी आपको बोले, किताब में बोले, लेखक बोले, विचारक बोले, कोई भी बोले कि भारत 1000 साल गुलाम रहा, वो इस झूठ का शिकार है। हम एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहे, हम सतत संघर्ष में रहे हैं। और संघर्ष बेशक 500 साल चलाओ राम जन्मभूमि का, लेकिन हम पराजित नहीं हुए। मंदिर वहीं बन रहा है आज। आप कल्पना करो, पूरे विश्व के मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिस दिन इस औरंगजेब के समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा गया, तब से लेके अगले 500 सालों तक इस देश की सत्ता, इस देश की किताब, इस देश के इतिहास लिखने वाले सभी इलाहाबाद बता रहे थे। लेकिन भारत का मानस देखो, भारत की लोक परंपरा देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सब बताते रहे ये प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। और जिस दिन भगवाधारी बैठा सत्ता में, वो इलाहाबाद गंगा में बह गया। किसी किताब में तो नहीं बता रहे थे, कोई इतिहास में नहीं बता रहे थे, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं बता रहे थे, और 500 साल तक नहीं बता रहे थे। तब भी 5 मिनट लगा, तो हम पराजित कैसे हुए? लेकिन सबसे बड़ा झूठ, दूसरा झूठ ये बोला कि ये जो हिंदू समाज है ना, ये एक कभी हो ही नहीं सकता। ये बोलते हैं ना कि ये तो आपस में ही लड़ते हैं।
ये कभी एक नहीं हो सकते। ये इस बौद्धिक आतंकवाद के ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, पूरी दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी विचार जिसके 100 करोड़ लोग एक ही देश में एक साथ बिना युद्ध के रह रहे हो, किसी का भी नाम बता दो, फिर बोलो। डेढ़ डेढ़, दो दो, 5-5 करोड़ के देश बने हुए हैं आपस में, युद्ध छोड़ो, 2-2 विश्व युद्ध आपस में लड़ चुके हैं, और हमें बोल रहे हो हम एक नहीं रह सकते। जिसको वर्ल्ड वार बोलते हैं, वो आपस की तो लड़ाई थी इन देशों की, आपस की तो थी, उसको वर्ल्ड वार बोल दिया। इस्लाम के नाम पे 2-2, 1.5-2, 5-5 करोड़ के कितने देश बने हैं? ईसाइयत के नाम पे कितने देश बने हैं? 100 करोड़ लोग एक ही धर्म को मानने वाले, बिना किसी युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से। छोटा मोटा बर्तन हर घर में बचता है, लेकिन केवल हिंदू धर्म है जिसमें इस प्रकार की, और हिंदू धर्म से जुड़े हुए सहोदर जो विचारधाराएं हैं कि इस प्रकार की एकता की शक्ति है जो बांध के रख सके। चाइना जैसा डंडा नहीं चलाना पड़ रहा है, स्वभाव से एक है। तो दो झूठ हैं जिनके कारण इस बौद्धिक आतंकवाद की नींव डाली कि एक हम गुलाम रहे, दूसरा हम एक नहीं हो सकते। और फिर इसको किस स्वरूप में आज चलाया जा रहा है उसका मैं एग्जांपल देता हूं। पिछले दिनों एक मैच चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का मैच। अर्शदीप एक सिख धर्म को मानने वाला खिलाड़ी, उसके हाथ से एक कैच छूटी, उसके हाथ से। उसके 2 मिनट के अंदर इंटरनेट पे, ट्विटर और फेसबुक पे कुछ हिंदू नामों के अकाउंट से अर्शदीप को सिख है करके गाली देनी शुरू हुई। उसके रिएक्ट में कुछ और लोगों ने कुछ करना शुरू किया। लास्ट में जाके ये पता लगा कि ये सारी गालियों की शुरुआत तो बॉर्डर पार से हो रही थी, फर्जी अकाउंट बना के हो रही थी, और रिएक्ट हम कर रहे थे। ये इस आतंकवाद का सबसे नया स्वरूप है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी जमीन लेने के लिए झूठ बोला जा रहा है, आपके आर्थिक संसाधनों पे कब्जा करने के लिए झूठ बोला जा रहा है, आपकी बेटियों को फंसाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। कितने स्वरूपों में, कितने स्वरूप, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही जो आज से 1500 साल पहले था कि इस देश के टुकड़े कर दो। और जमीन के टुकड़े होने से पहले दिलों के और दिमागों के टुकड़े किए जाते हैं। आप ये सोचो कि कैसा ही दुर्भाग्य होगा, पूरे विश्व में इतने बड़े भूखंड को बिना युद्ध के खोने वाला अकेला राष्ट्र है हमारा, जो हमारे साथ 14 अगस्त 1947 को हुआ। हमारी भूमि गई, हमारे मंदिर गए, हमारे आस्था के केंद्र गए, हमारे लोगों के प्राण गए। क्या कोई युद्ध हो रहा था? कोई संघर्ष चल रहा था? कोई सेनाएं लड़ रही थी आपस में? लेकिन देश के टुकड़े हो गए। और जिन लोगों ने टुकड़े कराए वही ये भारत जोड़ो यात्रा करके निकल रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? अभी भी तोड़ रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आतंकवाद के स्वरूपों की जब मेरे से पूछा गया ये आतंकवाद का कैसा स्वरूप है, नाम रखा भारत जोड़ो, और हर उस व्यक्ति को जोड़ते चले गए जिसने कभी ना कभी देश को गाली दी होगी, धर्म को गाली दी होगी। एक ने तो सड़क पे केरल में गौ माता को काटा, ये दिखाने के लिए कि मैं नहीं मानता गौ माता। वो उसको सबसे पहले उससे शुरुआत करी, उससे शुरुआत की। उसके बाद चुन चुन के और बोला क्या? कल की घटना बताता हूं। कल और परसों 2 दिन के अंदर, एक दिन बोला कि वीर सावरकर स्वाधीनता सेनानी नहीं है, और दूसरे दिन उनका ही एक व्यक्ति बोल रहा है कि वो डॉन अब्दुल लतीफ वो बहुत दयावान और दयालु और लोगों की मदद करने, मतलब कि सावरकर को तिरस्कार करो और अब्दुल लतीफ की चालीसा पढ़ो और नाम रखो भारत जोड़ो। तो जोड़ो हुआ कि तोड़ो हुआ? जोड़ो हुआ कि तोड़ो हुआ? अब कोई बोले कि इसको आतंकवाद क्यों बोल रहे हो, तो ये ही तो बौद्धिक आतंकवाद है कि नहीं है? भाई, कश्मीर में सेना की गाड़ी चलती थी 370 हटने से पहले,
उसके सामने अचानक बच्चे आते थे, पत्थर मारते थे। सेना का कोई जवान उतरे इससे पहले पत्थर मार के भाग जाते थे। ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। तो ये बौद्धिक पत्थरबाज हुए कि नहीं हुए? इंटेलेक्चुअल स्टोन पेल्टर्स। किधर भी पत्थर मार दो और भाग जाओ, किधर भी पत्थर मारो और भाग जाओ। हमारी आस्था पे पत्थर मारो, हमारी परंपरा पे पत्थर मारो, हमारे सिद्धांतों पे पत्थर मारो, हमारे इतिहास पे पत्थर मारो। उसको कोई सही बताने की कोशिश करे, उस पे पत्थर मारो। जो मारे, आपके राज्य में खड़ा हूं, राजस्थान में 3 दिन पहले आपके मुख्यमंत्री का बयान आया। दिल्ली में एक बिटिया को, श्रद्धा को, आफ्ताब नाम के एक लड़के ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक 35 टुकड़ों में काटा। और ऐसे नहीं काटा, 2.5-3 साल की प्लानिंग करके काटा। 2020 का उस लड़की का कंप्लेंट है कि उस लड़की को 2020 में कह रहा था कि तेरे को कई कई टुकड़ों में काट के फेंक दूंगा। फ्रिज अलग से खरीद के लाया, काटने के लिए अलग से सामान खरीद के लाया, काटने की ट्रेनिंग अलग से लेके आया। उसके बाद रात को जाके जंगलों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। और आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है दुर्घटना है, दुर्घटना है। यानी कि आप क्राइम को एक्सीडेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। आप उस व्यक्ति को आज ही क्लीन चिट देना चाह रहे हो। यह क्या है? यह कौन सा पर्दा डालने की निर्लज्ज कोशिश है? किस प्रकार के पर्दे डाले जा रहे हैं सामने से हो रहे अपराधों पर? आज आप यहां इस मंच से खड़े होकर प्रणय जी या मैं, हम में से कोई लव जिहाद बोल दे तो बोलेंगे भड़काऊ। आप ये बताओ, श्रद्धा की घटना लव जिहाद हो सकती है, यह कहना भड़काऊ है कि श्रद्धा की घटना दुर्घटना है, यह कहना भड़काऊ है? क्या है भड़काऊ? किस चीज से भड़कना चाहिए समाज? किस चीज से क्रोध आना चाहिए? किस चीज से आक्रोश होना चाहिए? और खाली श्रद्धा के साथ हुआ क्या? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। झारखंड, दुमका, अंकिता, वो लड़की के पीछे एक लड़का पड़ा, उसने उसको मना कर दिया। अंकिता ने बोला मेरे को तेरे से कोई संबंध नहीं रखना, उसने अंकिता को जला दिया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, निकिता तोमर, उसने मना किया मेरे को संबंध नहीं रखना, उसको गोली मार दी। दिल्ली महरौली श्रद्धा, उसने बोला मुझसे संबंध रखना है, मेरे साथ रह रहा है तो मुझसे शादी भी कर ले, तो उसकी हत्या कर दी। मतलब बिटिया ने हां बोला तो भी मारी गई और बिटिया ने ना बोला तो भी। चलो ये तो बिटिया थी। बेटा राहुल राजपूत, जहांगीरपुरी, दिल्ली, उसको सड़क पे बुला के उसकी हत्या कर दी गई। ध्रुव त्यागी, सड़क पे बुला के, यानी लड़की हुई तो लड़की मारी गई, लड़का हिंदू हुआ तो लड़का मारा गया, लड़की ने हाँ बोली तो मारी गई, लड़की ने हाँ बोला तो मारे गए। और इस सब के बीच में कोई बोले कि भैया मानो या ना मानो लव जिहाद, इसके बारे में चर्चा तो कर लो। जो बेटियां बोल रही हैं कि उनको झूठ बोला, उसके बारे में बात तो कर लो, तो बोले भड़काऊ है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिहादियों से, आतंकवादियों से, हमलावरों से, आक्रमणकारियों से लड़ने की शक्ति भारत की पुण्य भूमि में हमेशा से रही है, लेकिन आज इनको बचा के पर्दा डालने का काम जो गद्दार कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए बौद्धिक शक्ति पैदा करनी होगी। ये किसी को भी खड़े खड़े मासूम साबित कर देंगे। अजित भारती भाई को पता है, स्वाति गोयल शर्मा, ये सबने दिल्ली दंगा कवर किया। ताहिर हुसैन को ऐसा मासूम घोषित कर दिया गया था कि ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे बंदूक रख के किसी ने कहा होगा कि बम फेंक। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इसको दुनिया के पत्रकारिता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। दिल्ली के दंगे चल रहे थे, शाहरुख पठान नाम का एक लड़का बंदूक लेके पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तान दी शाहरुख पठान ने। उसकी फोटो थी पूरे देश में, उसकी वीडियो थी पूरे देश के सामने। सबको पता था इसका नाम शाहरुख पठान है, लेकिन रात को 9 बजे एनडीटीवी में प्राइम टाइम पे रवीश कुमार आके बैठा और बोला ये बंदूक लेके आप जिसको देख रहे हो इसका नाम अनुराग मिश्रा है। आपको बढ़िया लग रहा है ये? लेकिन आप ये बात सोचो, क्या इस दुनिया के, विश्व के इतिहास में कोई पत्रकार इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद अपनी नौकरी बचा सकता था?
बचा सकता था कोई? और उस वक्त जब एक शहर जल रहा हो, इस एक झूठ का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ सकता है? मैंने क्योंकि दिल्ली के दंगों को बहुत नजदीकी से देखा है, लोगों की पीड़ा को, उनके कष्ट को, इसलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जामा मस्जिद से एक भीड़ निकलती है और दिल्ली गेट पे आके दरियागंज के थाने पे आग लगा देती है। पुलिस जितने आग लगाने वाले हैं सबको पकड़ती है। पकड़ने के बाद पुलिस को पता लगता है ये सारे 15 साल और 16 साल के लड़के हैं जिन्होंने आग लगाई है। पुलिस पकड़ के उनका नाम रजिस्टर में नोट करे, इससे पहले पहले वहां पे जुवेनाइल जस्टिस का कमिश्नर आके बैठा होता है वकीलों के साथ कि ये 18 साल से छोटे बच्चे, इन्हें जेल में नहीं डाल सकते तुम। छुटा के लेके जाता है वहीं से। ये पर्दा, ये सिस्टम। एक और एग्जांपल, आप हिल जाओगे। हनुमान जयंती का दिन, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। कबाड़ी की बस्ती से हनुमान जयंती के जुलूस पे पहले पत्थर चलाए गए, फिर गोली चलाई गई और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, उसको गोली लगी इधर हाथ में इसलिए लगी कि उसका ऐसे हाथ था, वरना छाती पे मारी जा रही थी। दिल्ली पुलिस पे गोली चलाई, पत्थर चलाए, सब कुछ चलाए। दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, अंसार कबाड़ी का काम करने वाला। रात को 8 बजे गिरफ्तार किया। सुबह 9 बजे भारत की सुप्रीम कोर्ट में देश के 5 सबसे बड़े वकील खड़े हुए थे उसको छुटाने के लिए। जो वकील एक दिन में खड़ा होने का 10 लाख रुपया देते हैं और आप और मैं अपना पूरा घर भी बेच दें, तब भी 12 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते अपने फेवर में। वो जहांगीरपुरी के एक कबाड़ी के लिए कोर्ट में खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुन रहा था। 5 देश के सबसे बड़े वकील। उस वक्त मेरे मन में आया कि ये कनेक्शन क्या है, कहां से आ गए इस आदमी को क्या इन वकीलों के घर में घुस के अपॉइंटमेंट लेने का भी टाइम नहीं मिल सकता इससे घर वालों को? तो ऐसे कैसे खड़े हो गए इस देश के सबसे बड़े वकील अंसार के लिए? तो कोशिश की मैंने पता करने की कि इन वकीलों को किसने लाया, तो पता लगा एक संस्था है जमीयत उलेमा ए हिंद, उसने खड़े किए हैं वकील। तो जमीयत उलेमा ए हिंद के पास कहां से पैसा आ गया, कहां से कांटेक्ट आ गया इतना कि इन वकीलों को खड़ा कर दिया? तो पता लगा भाई साहब कि गुजरात के अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे। उन बम ब्लास्ट में पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा, सबूत इकट्ठे किए, कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने सारे सबूतों को परखने के बाद 30 आतंकवादियों को दोषी करार देके फांसी की सजा दी। कोर्ट के द्वारा सजा देने के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और यह बोला कि इन 30 के 30 लोगों का केस हम लड़ेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। किसका केस लड़ेंगे? आतंकवादी कन्विक्टेड, खाली उंगली नहीं उठी है, दोषी सिद्ध हो चुके हैं। और वही जमीयत उलेमा हिंद किसका केस लड़ रही है? जहांगीरपुरी के कबाड़ी का। क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? और डंके की चोट पे बोल कैसे रहे हैं? इसका मतलब व्हाइट मनी है। तो मैंने सोचा पैसा कहां से आता है। पता लगा इस देश में हलाल का जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसके पैसे का एक पर्टिकुलर हिस्सा जमीयत उलेमा हिंद के पास जाता है। तो बोले तो अपने बाल कटाने के पैसे से अपनी गर्दन कटाने की फंडिंग कर रहे हैं हम। किसके पैसे से हो रहा है ये? आपके और हमारे पैसे से। किसके पैसे से हो रहा है? और उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनना। कई बार हमारे कई साथी बोलते हैं इकोनॉमिक बायकॉट करेंगे, सब्जी नहीं लेंगे, इकोनॉमिक बायकॉट करेंगे, सामान नहीं लेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इकोनॉमिक बायकॉट करने वालों में से नहीं है हम। इकोनॉमिक बायकॉट के पीड़ित हैं, विक्टिम हैं। हमारे साथ हो रहा है आर्थिक बहिष्कार संस्थागत तरीके से। वी आर द विक्टिम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इकोनॉमिक बायकॉट। हलाल का पूरा सिस्टम क्या है? इनका पैसा ले लो। आज की तारीख में आप
देश के किसी भी शहर में, मैंने अभी जोधपुर में ज्यादा तो समय नहीं बिताया, अभी तो 2 ही घंटा हुआ आया हुआ, लेकिन मैं तब भी कह सकता हूं, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपका एसी ठीक कराने का काम हो, आपका बाल कटाने का काम हो, आपका फल का काम हो, सब्जी का काम हो, बेकरी का काम हो, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप खर्चा करते हो, और दिल्ली में, मुंबई में, बाकी शहरों में ओला का, उबर का, फूड डिलीवरी का, जोमेटो का, स्विगी का, जितना भी काम हो, जनसंख्या के अनुपात से 10 में से 2 जिसको होना चाहिए वो 10 में से 9 है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये असमानता है कि नहीं है भाई? 10 में से 2 होना चाहिए, 10 में से 3 हो सकता है, 10 में से 9 कैसे हो सकता है? यानी कि आप कमा तो रहे हो, लेकिन खर्चा किधर कर रहे हो? खर्चा किधर कर रहे हो? जा किधर रहे? इस सारी बातों का, चाहे वो हलाल की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता के शिखर पे बैठे हुए लोगों के मूक समर्थन की बात हो, चाहे वो पत्रकारों के द्वारा बोले जा रहे सफेद झूठ की बात हो, चाहे वो जजों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा डाले जा रहे पर्दे की बात हो, इस सारी बातों का पर्दा अगर उठा के देखोगे तो आप ये देखोगे कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित समाज हैं, और हमें इसका रोना सीखना पड़ेगा। हमें बार बार ये कहना पड़ेगा हमारा शोषण हो रहा है, हमारा अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। और वो भी कब? अभी किसी ने फेसबुक पे लिखा कि अगर देश के 2 टुकड़े पूरी तरह ठीक से भी किए गए होते तो बिटिया के 35 टुकड़े ना हुए होते। जब कर ही रहे थे तो, जब किया ही था तो। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इतिहास की किताबों में, मानसिक रूप से, किस किस स्तर पर, कहां कहां पर, कौन कौन से मोर्चे पर। और अंतोगत्वा उद्देश्य, अब की बार उद्देश्य ये नहीं है उनका कि कोई भारत के टुकड़े करेंगे। भौगोलिक बचे ही क्या है हमारे पास? भौगोलिक बचे ही क्या है? इस 80-90 करोड़ लोग इतने में तो रहेंगे ही, इतनी जमीन तो चाहिए ही है जिंदा रहने के लिए। लेकिन इसी के बीच में क्या छोटे 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 ऑलरेडी नहीं बन चुके? द्वीप बोलो, आइलैंड बोलो, मिनी पाकिस्तान बोलो, ऑलरेडी नहीं बन चुके? दिल्ली का जहांगीरपुरी क्या हुआ? शाहीन बाग क्या हुआ? हर शहर में ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं कि नहीं गिनाए जा सकते? उस वातावरण में हम लोग आज बैठे हुए हैं, उन परिस्थितियों में हम लोग आज बैठे हुए हैं, और ये सारे स्वरूप को आतंकवाद कहना और मानना ये आवश्यक है। चाहे उसको आप बौद्धिक आतंकवाद बोलो, किसी को आप राजनीतिक आतंकवाद बोलो, किसी को आप पत्रकारिता का आतंकवाद बोलो, किसी को आप न्यायपालिका का आतंकवाद बोलो। न्यायपालिका का आतंकवाद तो इतना बड़ा आतंकवाद है कि बोलने से पहले नोटिस आ जाता है। जो पूरे देश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं, उनके बारे में 2 मिनट के व्यक्ति की स्वतंत्रता करके देख लो। लेकिन इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि आज जो लोग भारत मां के स्वरूप को मां के रूप में पूजा करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी मतों को, मतांतरों को आगे बचे रहें, इसमें भरोसा करते हैं, उनको यह समझना होगा कि संकट किधर है, और उसके बाद एक दूसरे का हाथ थामना होगा। उसके बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके इस इकोसिस्टम के मुकाबले में हमारे पास भी एक इकोसिस्टम हो। लड़ने के लिए नहीं, लेकिन बचने के लिए तो हो। किसी कन्हैयालाल की हत्या हो जाए, आज कन्हैयालाल जी के केस में उन जिहादियों के साथ कौन से वकील खड़े और हमारे साथ कौन से वकील खड़े हैं, दोनों की तुलना करोगे तो रूह कांप जाएगी। कौन कौन से बहाने देके बताने की कोशिश। तो कुल मिला के, क्योंकि इसके बाद प्रणय जी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, उनके भी कुछ सवाल आएंगे, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं देश में जगह जगह जाके युवाओं से चर्चा करके एक ही बात कह रहा हूं, एक ये मान लो कि हम हमेशा से एक थे, और अब अगर कोई भी जाति और समाज में बांटने की कोशिश करे तो उसे शत्रु के रूप में देखना शुरू कर दो। दूसरा,
आतंक के और जिहाद के जितने भी स्वरूप हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कितने भी स्वरूप हो, अंत में लड़ाई हमारे बौद्धिक की है, विचारों की है, तथ्यों की है, सत्य की है। आप अगर तथ्यों से युवा को बता पाओगे कितनी बड़ी चुनौती है, तो वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। मानसिक योद्धा बनाने की तैयारी शुरू करो। और अंत में एक लाइन जरूर कहना चाहता हूं, हिंदू वयम हिंदू केवलम, मैं हिंदू हूं और केवल हिंदू हूं, इसको एक मंत्र के तौर पर अपने मन में स्थापित कर लो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय श्री राम। सभा में उपस्थित सभी मित्रों, बंधुओं, भगिनियों को सादर नमस्कार। आदरणीय कपिल भाई ने बहुत ही प्रभावी और स्पष्ट तरीके से भारत की वास्तविकता को हमारे समक्ष रखा है। निसंदेह उनको सुनने के बाद हमारे सामने आज का चित्र स्पष्ट हुआ होगा और अनेक प्रश्न भी मन में पैदा हुए हैं। मैं भी आप में से एक हूं। लगातार इन विषयों पर देश की सभी अग्रणी पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहा हूं और जहां से कपिल भाई ने विषय की शुरुआत की कि भारत का इतिहास पराजय का इतिहास नहीं रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित मैकॉले के मानस पुत्रों ने हमारी युवा पीढ़ी की रक्त मज्जा तक में यह उतार दिया कि भारत का इतिहास पराजय का इतिहास रहा है। कपिल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि देश का कोई भी भूभाग, कोई भी भूखंड ऐसा नहीं रहा जहां इन विदेशी और बाहरी आक्रांताओं को हमने, और मैकॉले के मानस पुत्रों ने देश के हर शिक्षण संस्थान में, देश की हर व्यवस्था के भीतर जो अनुकूल इकोसिस्टम खड़ा किया है, उससे हम कैसे लड़ेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी। क्या इसी मनस्थिति में आपने हिंदू इकोसिस्टम की परिकल्पना की या आप उसके पीछे भी कुछ और सोच थी? इस विषय को लेते हुए आप हमें समाधान बताएं। कपिल भाई। कर्ण जी, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये सेकुलर शब्द पे कुछ ज़्यादा जोर देते हैं। इतने जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है ये सेकुलर। सेकुलर खाली राज्य व्यवस्था है भारत की, संविधान के हिसाब से भी कि सरकार जो है वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। भारत का राष्ट्र थोड़ी सेकुलर है, राज्य व्यवस्था ही तो सेकुलर हो सकती है। राजा किसी का भेद नहीं करेगा धर्म को देख के। अगर दो लोगों ने हत्या की है तो दोनों को हत्या की सजा उनका धर्म देख के डिसाइड नहीं होगी। बस इतना ही है सेकुलर शब्द, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि यहां पे बैठ के हम दो आदमी भी बात कर रहे हैं तो बोलेंगे सेकुलर से। क्यों ही? मैं तो हिंदू हूं। मेरे को अभी पीछे एक पत्रकार ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमान करते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं करता, मैं तो हिंदू करता हूं। मुसलमान तो तुम करते होगे, हम तो नहीं कर रहे। क्यों? ये शब्द ना तो पहली बात तो हमारे संविधान में नहीं था, इमरजेंसी में जबरदस्ती डाला गया है। इमरजेंसी खत्म, शब्द खत्म, इलीगल है आज की तारीख में। संविधान में भी इलीगल है क्योंकि जिन लोगों ने ये लिखा, प्रस्तावना लिखी, प्रणय भाई क्या लिखा? हम भारत के लोग, यही था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने को ये संविधान देते हैं, यही लिखा था। जब दे रहे थे तब तो सेकुलर लिखा नहीं था उसमें, तो बाद में कहां से आ गया जब भारत के लोगों ने दिए ही नहीं? कहां से? तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है। हमें एक बात अपने मन में मान लेनी चाहिए जो मुझे लगता है,
राज्य व्यवस्था, कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा राज्य व्यवस्था, उसमें भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी? क्यों करेगी? लेकिन राष्ट्र, समाज, आप और हम नागरिक होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते हमारे ऊपर यह बोझा नहीं होना चाहिए कि अपनी पीठ पे लेके चलते रहे। अपनी जीवन अपने धर्म से ही जुड़ा होना चाहिए। खाली कानून और आपराधिक मामलों का तो आज भी नहीं हो पा रहा। वो तो जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा तब तक सेकुलर हो ही नहीं सकता देश। राज्य व्यवस्था सेकुलर तब होगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आज की तारीख में राज्य व्यवस्था भी सेकुलर नहीं है। तो इसीलिए ये बौद्धिक आतंकवाद है। हमारे दिमाग में कितना बोझा भर दिया गया है। अगर अभी मैं इस मंच पे खड़े होके भी या इसके अलावा किसी और मंच पे खड़े होके अपने धर्म का कुछ बोलूं तो ऐसा लगेगा यार किसी के मन में पीड़ा हो जाएगी। यही तो बौद्धिक आतंकवाद है। हमें डरा के रखा गया, अपने धर्म की बात नहीं कर सकते। इस मन स्थिति से लड़ने के लिए 2-3 चीजें मुझे लगता है क्यों मैंने हिंदू इकोसिस्टम बनाया। और ये जो हम बड़े इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो कोई संगठन नहीं होगा, वो तो समाज होगा। ये तो एक छोटा सा संगठन बनाया है कि इस पूरे मन स्थिति से निपटने के लिए एक तो ये मान ले कि हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमने अपने बेटे बेटियों को खोया है, हमने अपनी जमीन को खोया है, और उसको मांगने का कानूनन अधिकार, सामाजिक अधिकार, हर तरह से अधिकार हमारे पास है और हम उसे मांगेंगे और लेकर वापस रहेंगे। बस इतना मुझे लगता है हमारी मन स्थिति होगी तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से भाई साहब ने उत्तर दिया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हम आ रहे हैं आपके प्रश्न तक। 1-2 और प्रश्न मैं ले लेता हूं, फिर आपके प्रश्न तक लेंगे। हमारे संघ में और मैंने भी इस आशय के कई लेख लिखे हैं। अखंड भारत केवल एक स्वप्न नहीं, हमारा संकल्प रहा है और हमारी मातृभूमि के 2 टुकड़े हुए हैं। अनेक लोगों से जब मैंने पिछले दिनों ऑर्गेनाइजर में, पांचजन्य में, स्वदेश में और जागरण में यह लेख लिखा कि अखंड भारत की संकल्पना हमारी क्या है और कैसे हम उस संकल्प को साकार करेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कमेंट किया कि देश के भीतर एक बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जिसकी निष्ठा, जिसकी आस्था भारत भू के साथ कम जुड़ी हुई है और अक्सर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों के साथ वे जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अखंड भारत क्या एक काल्पनिक स्वप्न है या उसका आप कोई वास्तविक आधार भी देखते हैं? और देखते हैं तो फिर मैं ये प्रश्न पूछता हूं, बार बार मैं समाज की ओर मोड़ता हूं, क्योंकि सरकार को जो करना है, संगठन को जो करना है वो तो वो करेंगे, लेकिन एक नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं इस विमर्श को खड़ा करने में, इस नैरेटिव को बिल्ड करने में, इस पर भी प्रकाश डालें। अखंड भारत एक वास्तविकता है और ये टेम्परेरी सिचुएशन है जो आज की तारीख में है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल भी टिक पाएगी जो आज की तारीख में है। अखंड भारत एक वास्तविकता थी और एक वास्तविकता होने वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता होने से। आप भी बताओ, ये बहुत ही टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ है और वापस पुनः अपने मूल स्वरूप में आए वो सुनिश्चित है, मेरे को तो ऐसा लगता है। और सावरकर जी ने, अरविंदो घोष जी ने जिस बात को बोला है उसको आप पत्थर की लकीर मानो, वो होके रहेगी। प्रश्न लेने चाहिए कुछ। हाँ, बस एक अंतिम सवाल मैं इनकी ओर से ही, क्योंकि मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने वो प्रश्न व्हाट्सएप पर मुझे भेजे। अच्छा, आज का जो समय है इसमें नैरेटिव की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। नैरेटिव के फ्रंट पर ही लड़ना है हमें। नैरेटिव की लड़ाई लड़ने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भारत प्रेमी व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में हम कौन कौन से छोटे छोटे काम कर सकते हैं दैनंदिन जिंदगी में, रोज की दिनचर्या में? ये हमारी तलवार, बम, रॉकेट, मिसाइल लॉन्चर सब कुछ है, यही है। इसके माध्यम से चाहे दिल्ली में राजदीप सरदेसाई बैठा हो, कोई बहुत बड़ा पुराने जमाने का पद्मश्री लेके बैठा हो और सफेद झूठ बेच रहा हो, इधर जोधपुर में छोड़ो और इसके बाहर किसी गांव में गोटन में बैठ के भी ये इससे
बड़े बड़े झूठे महारथियों के झूठ का 2 लाइन में कोई भी बेटा बेटी पर्दाफाश करके धज्जियां उड़ा सकता है और उड़ा रहा है। आज ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसी की ताकत से हो रहा है। नैरेटिव की लड़ाई की जीत और हार इस मोबाइल फोन से बन रही है और बिगड़ रही है। और आपके पास कुछ आ भी रहा है तो वो भी यही समझ के आना कि सामने वाला भी इसी से अपने बम मिसाइल हथियार भेज रहा है। तो मुझे लगता है ये, और हम सबको मालूम है ये बात। अब लड़ाई इंफॉर्मेशन की है, प्रेजेंटेशन की है, टेक्नोलॉजी की है, और डायनासोर खत्म हो जाएंगे और जो उससे इस टेक्नोलॉजी और परिवर्तन के साथ चलेंगे वो बचे रहेंगे। बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बहन हाथ उठा रही हैं, तो प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम और बहुत संक्षेप में परिचय भी दे दें, फिर प्रश्न पूछें तो अच्छा रहे। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गार्गी गोयल है। मैंने भी डीयू से ही पढ़ाई करी है और 3 साल दिल्ली में रहने का मौका मिला है मुझे। अभी आपने ये ताना तो नहीं मार रहे दिल्ली वाला बोल के मेरे को? थोड़ा ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा ऐसा ही है सर। मैंने वोट नहीं दिया था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने अभी दिल्ली की बात करी, कहने को दिल्ली हमारे देश की धड़कन है। आज के समय में पूरा देश इस ओर जा रहा है और दिल्ली केजरीवाल को लेके आ रही है, तो ये हमारी एकता की कमी है या क्या? मतलब गलती से अगर हम गलती से उसके 2 लाइनें भी सुन लेते हैं कभी चैनल चेंज करते हुए, जल्दी नहीं कर पा रहे चैनल चेंज, तो भी खुद पे शर्म आती कि कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है कि मतलब उसको लग रहा है कि हम इतने झूठ को भी विश्वास कर लें, और फिर भी वो 66 सीट्स लेके दिल्ली में सरकार बना रहा है। 1 बार नहीं 2 बार बना रहा है, पंजाब में सरकार बना रहा है। ये हमारी कमी है, हमारी एकता की कमी है या फिर क्या है ये? चैनल चेंज करने से तो कुछ होगा नहीं, अगले चैनल पे भी वही मिलेगा। नहीं, देखिए, भारत की राजनीति में अर्बन नक्सलिज्म को बैकडोर से एंट्री कराने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दिल्ली उस एक्सपेरिमेंट का आप लैब समझिए, उस तरह से है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठ के आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया लोगों ने, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कोई 2-4 लोग मिलके नहीं कर रहे हैं। इस पूरे देश में देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की पूरे विश्व में जितनी शक्तियां हैं वो सब लगी हुई हैं उनके पास, कम्युनिकेशन की, सोशल मीडिया की। खाली दिल्ली की सरकार की ताकत नहीं है। आप ये समझो जिसको भी इस देश से दुश्मनी है उसका हाथ उधर पीछे लगा हुआ है साथ देने के लिए। ऐसा कोई छोटा लड़ाई नहीं है, बड़ा लड़ाई है। और दिल्ली ने तो जो कीमत चुकाई वो तो थी, पंजाब कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिल्ली ने तो खाली अपनी प्रदूषण से कीमत चुकाई है, पंजाब अपने खून से उसकी कीमत चुका रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस बारे में पूरे देश को सजग होने की ज़रूरत है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। आप ये समझो कि जिस आतंकवाद और देश के टुकड़े, आप इसका एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा खींचने के लिए कि एक दिन पहले एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है मैं राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति को नहीं मानता। दूसरे दिन उसका मालिक खड़ा होकर बोलता है नोट में गौरी गणपति छाप दो। आप ये समझो कितनी कुटिल लड़ाई है ये, कितनी कुटिलता से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो जैसे टूटता हो उसको तोड़ने की कोशिश, जो जाति पे टूटे जाति पे तोड़ो, पैसे पे टूटे पैसे पे तोड़ो, लालच पे टूटे लालच पे तोड़ो। जिस चीज से टूट सकता है उस चीज से तोड़ दो और एक 20% इकट्ठा कर लो और बाकी 80% को तोड़ दो। तो आप दिल्ली के एक्सपेरिमेंट, भगवान ना करे आपके यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन ना हो इसके लिए कटिबद्ध होके जिस संकल्प के साथ आपने ये सवाल पूछा, आप लग जाइए। दिल्ली से अगले 3-4 साल में हम उखाड़ के फेंक देंगे, इधर आए तो आप भगा देना। आप अगली पंक्ति में से एक बंधु पूछना चाहते सवाल, अपना नाम और परिचय भी दें। छात्र संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं रहा हूँ, छात्र संघ का। वैसे 2 विषय थे जो ये आप अभी जो हमने सीए का कानून जब आया तो हमें देखने को मिला कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है हमारी वामपंथी आइडियोलॉजी, वो पहले SC/ST वर्ग को प्रभावित करती थी और उनको अपने साथ हिंदू धर्म से तोड़कर जोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो मुस्लिम समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है सीए के बाद। तो सब इस गठजोड़ को, जो ये नया गठजोड़ जो बन रहा है जिसमें वो हिंदू वर्ग को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है, उसके साथ साथ मुस्लिम गठजोड़ कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए? वामपंथ, लिबरल, लेफ्टिस्ट, मार्क्सवादी, ये सबका केवल एक मतलब है, इस्लामिक जिहाद को कवर करने का हथियार। इनका इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है।
पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं, आज अमेरिका में भी इस्लामिक आतंकी, इस्लामिक रेडिकल, इस्लामिक जिहाद को बचाने का काम वहाँ के लिबरल, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट यही लोग कर रहे हैं। और उसी में इनका, भारत में इनकी खाली एक रणनीति है, वही जो मैंने अभी बोली, 20% को इकट्ठा करो, 80% को तोड़ दो। पैसे से तोड़ो, जाति से तोड़ो, समाज से तोड़ो, लालच से तोड़ो, जो मर्जी आए उस चीज में तोड़ दो। और इसीलिए उसका खाली एक ही प्रतिकार है, हिंदू वयम हिंदू केवलम, जो इसके अलावा किसी भी प्रकार के विभाजन की बात करे। और इसका दूसरा चीज एक और जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो चुनाव भी लड़े छात्र संघ के, एक चीज जरूर, जो भी लोग सक्षम हैं, आप ये मानना भगवान राम अयोध्या के राजा, माता सीता जनक की दुलारी, दोनों के पास सेना थी, लेकिन राम अपने राजाओं की सेना लेके नहीं गए, वो वनवासियों की सेना बना के गए रावण से लड़ने के लिए। राम के जीवन से एक संकल्प ले लो, जो समाज का सबसे कमजोर जो भी हिस्सा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, अगर सक्षम हो तो उसको मजबूत बना के साथ जोड़ना आज से शुरू कर दो, कल वरना उसी के मन में जहर भन के आपके सामने खड़ा करने की साजिशें रची जाएंगी। तो भगवान राम का नाम लेके जिसके पास जितने भी सक्षमता है, अपने आसपास जो भी कमजोर दिख रहा है ना, पहले उसको अपने साथ जोड़ लो और उसको अपने बराबर ला के मजबूत बनाने का काम करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसके बाद हमें तोड़ पाएगी। पीछे एक बंधु खड़े हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं जगदीश गौड़ 12th कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी पूर्वोत्तर से लेकर जो एक मुस्लिम गलियारे की बात चल रही है, यूपी के 107 गांव, बिहार के लगभग बहुत से गांव मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, तो इनमें हमारे कमी कहाँ आ रही है कि हिंदू एक नहीं हो रहा है? नहीं, एक होके भाग रहे हैं सर, एक होके भाग रहा है हिंदू, बिल्कुल एक है, कोई भेदभाव नहीं है। तो सर ये 107 गांव मुस्लिम बहुल हो कैसे गए? वहाँ की 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। आप बताओ कैसे हुए? मैं बताऊं कैसे हुए? क्योंकि भारत में म्यांमार से भाग के रोहिंग्या आता है, वो बांग्लादेश नहीं रुकता, भारत का बॉर्डर क्रॉस करता है, बंगाल में नहीं रुकता, जम्मू के ऊपर पहाड़ तक पहुंच जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ तक पहुंच जाता है। हटाने के लिए, याचिका डालने के लिए कोई अजित भारती जी जैसा, प्रणय जैसा बंदा जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुरक्षा और शरण प्रदान करने का काम करता है। घुसपैठी को गलती से आया हुआ नागरिक मान के क्या बोले कि ये तो विदेशी नागरिक है, इसको जेल में मत रखो, विदेशी नागरिक जब तक अपने देश में वापस ना जाए जितनी सुविधाएं दी जा सकती है उतनी सुविधाएं दो, इसको होटल में रखो या इसकी अलग से रहने की जगह बना के दो। एक चुनौती नहीं है। उसके बाद पत्रकार खड़ा हो जाएगा बताने के लिए कि क्या वो बच्चा पैदा करने की मशीन 3 बच्चे अपने बगल में खड़ी है, चौथा पेट में लेके खड़ी है। वो रोहिंग्या, इसकी कोई भी रोहिंग्या की फोटो उठा के देख लो, क्या करने के लिए आ रहे भारत में? क्या करने के लिए आ रहे भारत में? जो डेमोग्राफी का चेंज 50 साल में होना था उसको 10 साल में करने के लिए आ रहे। बेंगलोर तक पहुंच गए, केरल तक पहुंच गए, हैदराबाद तक पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप बोलो सरकार हटा, सरकार निर्णय ले, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट शरण दे के बैठा हुआ है। छोटी लड़ाई नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। खाली यूपी के गांवों की बात नहीं है, बॉर्डर के गांवों की बात नहीं है, देश के हर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ देख लो, हर हाईवे के दोनों तरफ देख लो, हर बड़ी सड़क के आसपास देख लो, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में देख लो, हर बड़े मंदिर के चारों तरफ देख लो, हर आर्थिक संसाधनों के क्षेत्र में देख लो। लेकिन बौद्धिक है, शारीरिक नहीं है, अभी बौद्धिक है। दिमाग से, तर्कों से एक दूसरे का हाथ मजबूत करके अपना कोई भाई जिस काम को कर सकता है उस भाई को उस काम के लायक बना के कम से कम अपना काम उसके हाथ में देने का, आई थिंक पहला कदम तो खाली वही होगा इस चीज को रोकने का। जब तक ये हमारी अलग अलग जातियां हैं, जब तक हमला नहीं हो रहा हम पे, उसके बाद जो मारने वाला आ रहा है ना, वो आपको जातियों में नहीं देख रहा, वो जातियों में नहीं। इसीलिए रहते हुए तो हम अलग अलग है, भागते हुए एक ही हैं। आप एक सवाल वहां पीछे खड़े हैं आपसे पहले से, तो उनसे ले लेते हैं, फिर आप, क्योंकि आप में से अनेक लोगों को जानकारी है कि कपिल भाई गुजरात चुनाव में बहुत व्यस्त थे और आज ही इनको निकलना है, कुछ देर बाद ही फ्लाइट है, तो हम कम ही प्रश्न अब लेंगे। आप। नमस्कार सर, जैसा कि आपने अलग अलग जिहाद के बारे में बात करी, तो एक और
आ रही है, आवाज आ रही है। एक और जिहाद है जो कि चल रहा है प्रैक्टिकली, वो बाकी सभी प्रैक्टिकल है, ये भी चल रहा है कि जो लेबर है वो बहुत सस्ता होता है उनके जो कि हिंदू के खिलाफ मुस्लिम लेबर बहुत सस्ता होता है, और इसी वजह से जो आजकल मनी बेस्ड सोसाइटी हो रखी है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको ज्यादातर जॉब देते हैं कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सबसे मतलब मान लीजिए पंचर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डिंग के होते हैं उन सब में से जो मनी बेस्ड सोसाइटी है वो उन्हीं को जॉब देती है। तो इस पर क्या हम कुछ कर सकते हैं सर? सस्ता नहीं होता भाई, बहुत महंगा पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ऐसा है कि सस्ता महंगा किसको बोल रहे हैं। दिल्ली के दंगों में एक बहन प्रीति गुप्ता के घर को दंगाइयों ने जला दिया, ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी। आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, वो छत पे पहुंची, चौथी मंजिल पे। दंगाई आग लगा के भाग गए, नीचे पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। उस महिला ने अपने 2 बच्चों को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया कि इधर दम घुट के मरना निश्चित है, नीचे जनता ने पकड़ लिया तो कम से कम भगवान के भरोसे शायद जान बच जाए। ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चे बच गए। उस बहन ने मेरे को खाली एक ही बात बोली कि भाई जब मेरा घर जल रहा था तो कोई मुफ्त का पानी उस आग को बुझाने के काम नहीं आया। ये कोई भी चीज़ आपको सस्ती नहीं पड़ रही है। मैं दिल्ली में जब ध्रुव त्यागी का मर्डर हुआ, मैं उनके गांव में गया। वो पूरा त्यागी समाज का गांव हुआ करता था। वो किराए के चक्कर में उन्होंने अपना रखना शुरू किया, अपना 1 किराएदार, 2 किराएदार, 5 किराएदार, 500 किराएदार। आज की तारीख में त्यागी समाज के व्यक्ति को उन्हीं के गांव में उन्हीं के सामने मार दिया गया। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बोलो सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? बहुत। ये सस्ता लेबर बहुत महंगा पड़ता है। बस किस चीज़ को सस्ता बोल रहे हैं, किस चीज़ को महंगा बोल रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को काम मत दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने काम लेने वाले को तैयार करो, ट्रेनिंग दो। एक अंतिम सवाल लेंगे यहाँ से, चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर ही है। आपने कहा जम्मू पहुंच गए, मैं आपको बताता हूँ जोधपुर पहुंच गए। हाँ। रोहिंग्या। दूसरा आपने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाद तो जोधपुर का रेलवे स्टेशन है, इसके बाहर निकलते हैं महात्मा गांधी स्कूल है, इसके जस्ट बाहर गदा शासन में देखता हूँ वो पूरा सेट पैटर्न है। यहाँ गाड़ी आती है, गाड़ी में लोग यहाँ बैठते हैं, पुलिस। आप सवाल रखिए तो अच्छा। हाँ। दूसरा और दिल्ली दंगा, तो उसके इक्वलेंट तो कोई मरा नहीं, सीएम का इलाका था इसलिए, बाकी वो का वो पैटर्न है। जोधपुर में दंगा हुआ, यहाँ का जो एमएलए हरा हुआ एमएलए था, यहाँ के जो पार्षद थे, उन्होंने ईदगाह के अंदर पुलिस को गुमराह किया और हमारे घर के बाद दंगा किया। सॉल्यूशन क्या जी, समाधान क्या है? ये अभी इधर औरंगजेब का सरकार कैसे चल रहा है? चल रहा है औरंगजेब का सरकार की नहीं चल रहा है? तो औरंगजेब क्यों बोल रहा हूँ? हनुमान जयंती पे बोले लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, और उधर जब दूसरा त्योहार आया तो सरकार दरी की तरह सरकार ही बिछ गई रोड पे। लेकिन समाधान आपने पूछा, समाधान यही है। आप ये सोचो वो सरकार आया कैसे? कैसे आया? नहीं आता तो समाधान हो गया होता। वो उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इधर जवाब खत्म हो गया। लोग मैसेज फॉरवर्ड मार देते हैं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से खैर नहीं। अभी किसकी खैर नहीं हो रही? अपने कार्यकर्ता मारते थे फॉरवर्ड। तो ये आपके बात में ही आपका जवाब आ गया कि पॉलिटिकल की तो बड़ा सिंपल है, अपने वोट का ताकत समझ तो लो। अभी तो एक बात बताओ, मैंने एक मिनट लूंगा आपका, मुझे पता है आपका भी समय हो रहा है, मेरा भी 2-2:30 बजे का फ्लाइट है, लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूं यहाँ पे कि फ्री पानी के ऊपर आप वोट दे दोगे, कोई फ्री बिजली के ऊपर दे देगा, कोई किसी और के ऊपर दे देगा, कोई किसी और के ऊपर दे देगा। उधर जो वो 20% वाला है उसको आप 10,000 रुपए महीना दे के भी दिखा दो, अगर वोट बदल दे तो अपना। आप वोट बदलवा के दिखा दो, सब कुछ देने के बाद वोट बदल, क्योंकि वो वोट की ताकत पता है। वो आप बोल रहे 1 महीने के लिए वोट कर रहे हो, वो 1 पीढ़ी के लिए वोट कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे। 1947 से लेके आज तक अगर धर्म के नाम पर एक होके किसी ने इस देश में वोट किया है तो एक ही समाज ने किया और किसी ने नहीं किया। आपने, हमने तो नहीं किया कभी भी, हमने तो मुद्दों पे किया ना। तो अपने वोट की शक्ति को समझ के देश में और समाजों में, लोकतंत्र में वोट का इस्तेमाल किस लिए होता है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, उसी में समाधान है। कपिल भाई, आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी सवालों का जवाब दिया है। अब प्रश्न नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने अभी सुना
एक अंतिम वाक्य कपिल भाई के विषय में जोड़ रहा हूं जो इनके परिचय में नहीं आ पाया था। आप न केवल हिंदू सरोकारों से गहरे जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में यदि कोई हिंदू किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों का शिकार हुआ है तो आप प्रत्यक्ष वहां जाकर उनकी मदद करते हैं, हर जगह खड़े होते हैं और उस पूरी योजना से, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं उसकी आंतरिक प्रक्रिया से, इसलिए मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई आवश्यकता होती है तो सामर्थ्य भर कपिल भाई खड़े होते हैं। ऐसे ही प्रणय जी, मैं एक चीज में ये कहना चाहता हूं कि वो किसी भी प्रयास में वो मैंने नहीं किया है, वो हम सब लोगों ने मिलके किया है। 10,000, 20,000, 16,000, 18,000 लोग मिलके मदद करते हैं, तो उसके लिए तो मैं मतलब निःशब्द हूं कि सब लोग मिलकर करते हैं। बस एक दिन ऐसा आ जाए जब इतने लोगों को मिलकर करने की जरूरत ना पड़े, जिस मोहल्ले में कोई हिंदू पीड़ित हो वो मोहल्ले के लोग ही मिलकर उसकी मदद कर दें। आवश्यकता है। धन्यवाद कपिल भाई, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी मिश्रा, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आज जोधपुर के युवाओं के बीच में जो अभी का बर्निंग इश्यू है उसके ऊपर विचारों को रखा। मैं निवेदन करता हूं पंकज जी भंडारी से कि वो कपिल जी मिश्रा को मोमेंटो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पंकज जी भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी मिश्रा और प्रणय जी का।